Clinical trial chapter 3.19. 3.4। Yes, ma'am. हाँ, क्लिनिकल ट्रायल्स का जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, उसमें क्या है कि कुछ एनिमल्स की स्टडी की जाती है, ठीक है। जनरल एनिमल्स को सब्जेक्ट बनाया जाता है, उनके ऊपर फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा जाता है किसी भी ड्रग का। फार्माकोकाइनेटिक कोई ड्रग कैसे वर्क कर रही है, उसकी टॉक्सिसिटी क्या है, ठीक है, हाँ वो जी। सब देखा जाता है। उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या है, इसका मतलब है कि एक सिस्टमिक स्टडी करना किसी भी नए ड्रग का, बिफोर उसको हम किसी मार्केट में लेके आए उससे पहले ही हम उस पर एक सिस्टमिक स्टडी करें। उसका एक जैसे ह्यूमन सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, और जो भी ह्यूमन वॉलंटियर, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था ना, कि Yes, ह्यूमन ma'am. वॉलंटियर सब्जेक्ट ले लिए, जिनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स किया। क्लिनिकल ट्रायल्स मीन्स कि सिस्टमेटिक स्टडी करना न्यू ड्रग पे, ठीक है। हु कैन बी द वॉलंटियर और द पेशेंट टू जनरेट डाटा। उसके बाद क्या होता है, उन पेशेंट्स के ऊपर जब हम ये करते हैं, उसके बाद उस ड्रग का या उस न्यू मेडिसिन का डाटा तैयार किया जाता है कि इन पेशेंट पर इस ड्रग को देने के बाद कितना क्लिनिकल एक्शन रहा, कितना फार्माकोलॉजिकल एक्शन रहा, ठीक है, और उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, क्योंकि हर कोई भी मेडिसिन है उसका एडवर्स इफेक्ट भी रहता है, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, एडवर्स इफेक्ट भी रहेगा। और वही सब चीजें। क्लिनिकल ट्रायल्स कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वन और मोर मेडिसिनल सब्सटेंस। उसका मतलब है कि एक से ज्यादा सब्सटेंस भी हो सकते हैं, ठीक है, ड्रग और बाय अंडर द डायरेक्शन ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स, बाय डॉक्टर और डेंटिस्ट। वहाँ पे भी क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या डॉक्टर्स होंगे, ठीक है, जो इन पेशेंट्स पे, चाहे वो ह्यूमन सब्जेक्ट हो चाहे वो एनिमल सब्जेक्ट हो, उनके ऊपर वो ड्रग्स का एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। उनसे फिर डाटा तैयार किया जाता है कि किसी भी ड्रग का किसी की बॉडी पे क्या इफेक्ट जा रहा है, ठीक है। इन एडिशन टू उसकी एफिकेसी देखी जाती है क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान। जैसे कि कोविड की भी जब वैक्सीन आई थी, ऐसा नहीं कि उसे एकदम मार्केट पे उतार दिया, क्योंकि वो एक लाइफ सेविंग ड्रग थी। कोविड में एक तो कोविशील्ड थी, कोवैक्सीन थी, ये दोनों तैयार हुई थी ना, नाम सुने होंगे इनके आपने। Yes, हेलो, ma'am. हाँ जी। Yes. तो क्या है, ये इनका भी पहले क्लिनिकल ट्रायल किया गया था। एक पेशेंट ऐसे भी थे, मुझे एग्जैक्टली नाम तो नहीं याद आ रहा है, जिनके ऊपर ये ट्राई की भी गई थी, ठीक है, जिन्होंने एज अ नोबल डीड के तौर पे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था कि चलो हमारे ऊपर ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद क्या है, ह्यूमन सब्जेक्ट में आ जाता है 3.41 ह्यूमन सब्जेक्ट। इसमें क्या हो जाता है कि वॉलंटियर पेशेंट बहुत जरूरी होते हैं, ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती किसी को लेके आ रहे हैं। मेन क्या है, वॉलंटियर पेशेंट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल में मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, लास्ट लेक्चर में बोला है, अभी भी बता रही हूँ कि सबसे पहले क्या है, वॉलंटियर पेशेंट, वो पेशेंट जो अपनी स्वेच्छा से इस क्लिनिकल ट्रायल्स पे आना चाहते हैं, उन्हीं पेशेंट को इस पे लिया जाता है। उसमें क्या है, कुछ सर्टेन फैक्टर होते हैं जब हम किसी वॉलंटियर पेशेंट को लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी उठा लिया, हम लेंगे उन्हीं को जो बिल्कुल हेल्थ वाइज कंडीशन में ठीक है, ठीक है, जिन्हें हमें ये पता है कि उनको खाना नहीं मिल रहा इसलिए वो वीक है। बाकी अगर हम उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर केयर देंगे तो वो हेल्दी पेशेंट्स होंगे। तो इसमें ना तो हम प्रेग्नेंट वुमेन को ले सकते हैं, ना हम चिल्ड्रंस को ले सकते हैं, ना हम सीरियसली इल पेशेंट को ले सकते हैं, क्योंकि जो सीरियसली प्रेग्नेंट वुमेन है उसके अंदर तो खुद एक नन्ही जान पल रही है, उसके ऊपर Yes, क्लिनिकल ma'am. ट्रायल्स नहीं कर सकते। जो बच्चे Hmm. हैं, इन्फेंट्स हो गए, या फिर ये लगा लो आप 3 to 12 ईयर्स के, उन पर भी हम नहीं कर सकते। इल पेशेंट है, वो तो खुद ही बेचारे बीमार है, वो क्या किसी क्लिनिकल ट्रायल्स के काम में आ जाएंगे, ठीक है। अनलेस द स्टडी, हम इन पेशेंट्स पे नहीं कर सकते, हम सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स पे करेंगे। ये स्टडी सिर्फ उन्हीं के लिए डिजाइन हुई है जो पेशेंट इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हो, कि ठीक है फायदा हो सकता है लेकिन एडवर्स रिएक्शन के लिए भी वो तैयार हो, यानी कहते हैं ना जान का जोखिम होना, तो वो चीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेप्टिक अल्सर पेशेंट है, ठीक है, उनको उनके ट्रायल के लिए नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग दी जाए, तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट पेप्टिक अल्सर हो जाएंगे। अस्थमेटिक पेशेंट है, उसके ऊपर कोई हिस्टामिन चैलेंज किया जाए एंटी हिस्टामाइन प्रोडक्ट्स का, ठीक है, तो वो चीज हो जाती है। ड्रग ट्रायल्स आर यूजुअली कैरिड इन यंगर पेशेंट बिकॉज सर्टेन ड्रग्स आर फाउंड टू बी मोर टॉक्सिक इन एल्डरली पेशेंट। ड्रग ट्रायल्स ज्यादातर क्या होता है, ये जो हमारी एज है ना 18 to 35 या 40 वाली, जिसमें थोड़े यंगर भी होते हैं, जिसमें ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, उन पर ड्रग ट्रायल्स ली जाती है, क्योंकि ये पता है कि अगर कुछ टॉक्सिक भी होगा तो एक पल के लिए वो झेल पाएंगे, ठीक है।
और जो एल्डरली पेशेंट्स है वो नहीं झेल पाएंगे। द सिलेक्टेड सब्जेक्ट मस्ट बी असाइन टू द ड्रग ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप। एक कंट्रोल ग्रुप मैनर में हम इन्हें ड्रग ट्रायल्स के ऊपर लेंगे। ड्रग कौन कौन से ड्रग की भी टेस्ट हो जाती है, जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या है, जैसे इनकी फॉर्मुलेशन जो न्यू फॉर्मुलेशन है, न्यू डोज, इनके ऊपर डोज के हिसाब से, जैसे हाई डोज कितनी इफेक्ट करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बार बार देने से क्या होगा, टाइम एंड टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट की समय से हम दे रहे हैं, और पूरा ड्रग का कितना यूज आया। ठीक है, इसमें एथिक्स एंड कंसेंट टू द ट्रायल्स। ठीक है थी, ethics and consent to be the trial. The patient himself or the relative of the patient must be aware of the problems that may arise during trial। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है कि जब हम कई बार करते हैं पेशेंट के क्लिनिकल ट्रायल्स, तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, तो कोशिश ये रखनी है कि प्रॉब्लम ना हो, हम प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकें। उसके लिए क्या है कि हम इनसे एक इन्फॉर्म कंसेंट फिल करवाते हैं फ्रॉम एनी वॉलंटियर पेशेंट और फ्रॉम द रिलेटिव्स ऑफ द पेशेंट फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स। बेनिफिट क्या होता है इसका, कि अगर कुछ गलत होने लगे, ठीक है, इफ द ट्रायल शुड बी एक्सप्लेन्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर, तो हम उन्हें क्लियर कर सकें, हम क्लियर कर दें उनको कि इस ट्रायल को में ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए हम ये कंसेंट फिल करवाते हैं कि नुकसान भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है। ये जैसे नोबल ड्यूटी के तौर पे हम ये क्लिनिकल ट्रायल्स कुछ सब्जेक्ट्स पे करते हैं। अब आ जाता है एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है जी, ठीक एग्जामिन है। हाँ जी, एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स में रैंडमाइजेशन टू द पेशेंट। रैंडमली हम पेशेंट्स लेते हैं, ऐसा नहीं कि हमने एक जगह के 10 पेशेंट ले लिए। हम जैसे अलग अलग जगह से भी हमें ये ठीक लग रहा है, इसको उठा लिया। रैंडमाइजेशन ऑफ द पेशेंट टू अवॉइड द सिलेक्शन ऑफ वॉलंटियर पेशेंट हु आर डिफरेंट इन सम रिस्पेक्ट। हम रैंडमाइजेशन नेसेसरी करते हैं कि हम रैंडमली उठाएं, वॉलंटियर तो हो ही लेकिन उसको रैंडमली उठाएं। और इसको क्या है, सर्टेन ट्रीटमेंट उसको दें। जैसे वहाँ पे जब क्लिनिकल ट्रायल्स में पेशेंट आ गए हैं अपनी वॉलंटियर से, तो उनमें से हम जब उन पर डोज या ड्रग का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उन अगर सपोज 10 पेशेंट है तो उनमें रैंडमली हमें 3 चाहिए, तो हम 3 पेशेंट्स उठाएंगे। ठीक है, should be decided before the trial starts। इसमें क्या वॉलंटियर पेशेंट क्या कोडेड होता है, सर्टेन कोड नंबर होते हैं। अब आ जाते हैं कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल ब्लाइंडनेस। ठीक है, जब कोई न्यू ड्रग थेरेपी आती है, तो क्या होता है, उसकी अपनी कुछ थेरेपी होती है, उसकी अपनी कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। इट इज कंसर्न फॉर द कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स, यानी कि क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है पर एक कंट्रोल्ड ना। दीज स्टडीज आर कंडक्टेड इन 2 वेज। पहला है कि फर्स्ट ग्रुप हम लेते हैं, ग्रुप वाइज सिलेक्टेड होते हैं, ग्रुप वाइज डिनोट कर दिए जाते हैं वहाँ के सब्जेक्ट्स को। ठीक है, वन ड्रग इज गिवन टू द फर्स्ट ग्रुप। एक तरीके की ड्रग एक ग्रुप को दी जाती है, दूसरे तरीके की ड्रग दूसरे ग्रुप को दी जाती है। इसमें क्या हो जाता है, क्या फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट ग्रुप से दूसरे ग्रुप को कंपेयर करते हैं कि पहले ग्रुप को अगर हमने ये मेडिसिन दी है, तो दूसरे ग्रुप को हम कैसे मेडिसिन देंगे, और भी प्रीवियसली एस्टेब्लिश ड्रग थेरेपी। अब इसमें क्या है, ब्लाइंडनेस हो जाती है। इन अ क्लिनिकल ट्रायल्स मीन दैट वॉलंटियर पेशेंट डॉक्टर डू नॉट नो व्हाट ट्रीटमेंट इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड। ब्लाइंडनेस में क्या हो जाता है, क्लिनिकल ट्रायल्स में हम ये भी करके देखते हैं उन वॉलंटियर पेशेंट पे कि कई बार डॉक्टर है, कोई सब्जेक्ट उसके पास चला गया है, कोई पेशेंट उसके पास चला गया, लेकिन वो कई बार क्या है, ब्लाइंडली भी उनके ऊपर ट्रीटमेंट करके देखते हैं कि अगर ऐसे अचानक से उन पर ट्रीटमेंट हो जाए तो क्या रहेगा। ठीक है, जैसे कि सिंगल ब्लाइंड हो गए, डबल ब्लाइंड हो गए, इन विच पेशेंट डज नॉट नो व्हाट ट्रीटमेंट ही इज शी इज रिसीविंग। ठीक है, कि उनको पता ही नहीं है उनके ऊपर क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंडनेस। और डबल ब्लाइंडनेस का मतलब हो जाता है नीदर द पेशेंट नॉर द डॉक्टर नो व्हाट द ट्रीटमेंट पेशेंट इज रिसीविंग। ना तो डॉक्टर को पता है उसको क्या ड्रग दी जाएगी इम्प्लीमेंट करने के लिए, ना पेशेंट को पता है उसको क्या ड्रग उसको इंजेक्ट की जाएगी या उसको क्या ड्रग दी जाएगी। दैट इज कॉल्ड सिंगल ब्लाइंड एंड डबल ब्लाइंड। ठीक है, अब आ जाते हैं प्लेस बोर्ड्स पे। ये क्या है, डबल ब्लाइंड ट्रायल्स हो जाते हैं जिसमें कि दीज आर मेड टू मैच द एक्टिव ट्रीटमेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर साइज एंड कलर, टेस्ट, स्मेल, टेक्सचर। इसमें क्या है डबल ब्लाइंडनेस में, कि हम क्या करते हैं कि एक्टिव ट्रीटमेंट के वक्त हम ये देखते हैं कि किसी भी साइज, कलर, टेस्ट, स्मेल, टेक्सचर उसका कैसा है। अगर हम ब्लाइंड्स को ले रहे हैं, ब्लाइंड्स के ऊपर ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर उसको भाई वो स्मेल कर पा रहा है, टेस्ट कर पा रहा है, साइज से जज कर पा रहा है, टेक्सचर
देख पा रहा है, दैट इज दीज आर द फार्माकोलॉजिकल इनर्ट, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल्स इज अ सिस्टमेटिक स्टडी, एक सिस्टमिक स्टडी है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, जिसके लिए ह्यूमन सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं विद द पेशेंट और नॉन पेशेंट वॉलंटियर इन ऑर्डर टू डिस्कवर वेरीफाई द क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है जी, अब आ जाते हैं इसके रिक्वायरमेंट्स पे। रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। अब उनका कि हम क्या कर, ये जो ड्रग्स हैं इन पे हम क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं, जब ये इंपोर्ट होती है मैन्युफैक्चर होती है किसी भी, तो क्या गाइडलाइंस उनके लिए ली जाती है। सबसे पहले नेचर ऑफ ट्रायल्स, इसमें क्या हो जाता है, द क्लिनिकल ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू बी कैरिड इन द कंट्री। आजकल क्या है, हर जगह पे हर देश में क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा रहे हैं, ठीक है, हम्म। हर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में ये सब हो रहा है। बिफोर अ न्यू ड्रग इज अप्रूव फॉर मार्केट, इससे पहले कि वो मार्केट में उतरे, मैंने पहले भी अभी बताया है, इससे पहले कि अगर वो मार्केट में उतर रही है, उससे पहले उस पर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और हर कंट्री में हो रहे हैं, ठीक है। उसका स्टेटस ऑफ ड्रग इन द कंट्री, ड्रग इज ऑलरेडी अप्रूव, अगर ड्रग अप्रूव है, मार्केटेड है, तो हम उसमें फेज थर्ड ट्रायल लेंगे, जो कि यूजुअली रिक्वायर्ड होता है, जिसमें क्या ड्रग इज नॉट अप्रूव्ड और मार्केटेड ट्रायल से जनरली अलाउड टू बी इनिशिएटेड, ठीक है। और ये तो होगी नेचर ऑफ ट्रायल्स कि क्या क्या तरीके, क्या क्या नेचर हम इम्प्लीमेंट करते हैं ट्रायल्स के दौरान। अब आ जाते हैं परमिशन ऑफ ट्रायल्स पे। परमिशन क्या है कि हम जब क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं किसी नए ड्रग के साथ, तो हम क्या करते हैं, पहले हम उस ड्रग के टेस्ट का लाइसेंस लेते हैं कि हम इस ड्रग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ट्रायल्स लेना चाहते हैं, काइंडली हमें इसके लिए परमिशन दी जाए। फिर क्या है, हम उसे इम्पोर्ट करते हैं। जब वो क्लिनिकल ट्रायल्स हो जाता है तो हम उसे इम्पोर्ट करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग को अंडर रूल्स डाटा एप्रोप्रिएट फॉर द वेरियस फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स टू बी कैरिड आउट, ठीक है। जब हम उन पे इम्पोर्ट कर देते हैं मैन्युफैक्चरर्स को, तो क्या है, फिर हम उनका डाटा नोटिस करते हैं कि कितना, ठीक है। इन एडिशन द प्रोटोकॉल टू प्रपोज ट्रायल्स केस रिपोर्ट फॉर्म टू बी यूज्ड अंडर द नेम ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, ठीक है। जब ये केस रिपोर्ट बनती है तो उसमें जो भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो भी एनालिस्ट है, उनके नाम नोट डाउन किए जाते हैं, ठीक है। Institution should be also admitted for approvals. ठीक है, ये तो हो जाता है परमिशन ऑफ ट्रायल्स। अप्रूवल फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स भी मैं करवा चुकी हूँ, अभी करवा दिया है मैंने। क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन न्यू ड्रग शैल बी इनिशिएटेड, इसमें क्या परमिशन ऑफ ट्रायल्स में क्या, जब हम क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं तो उसकी परमिशन ली जाती है, उसके बाद उसे इम्पोर्ट कर दिया, जब हो जाता है तो इम्पोर्ट कर देते हैं मैन्युफैक्चरर्स को अंडर रूल्स के हैं। और फिर जब उसका जो उसका डाटा होता है अप्रोप्रिएट फेज का क्लिनिकल ट्रायल्स का, वो नोटिस डाउन किया जाता है, जो उसके इन्वेस्टिगेटर होते हैं उनको भी उनकी केस रिपोर्ट बनती है, उनके नेम्स आते हैं उसके अंदर। उसके बाद आ जाता है अप्रूवल फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या हो जाता है, shall be initiated only for the permission has been granted by the licensing authority. क्लिनिकल ट्रायल्स जब नई ड्रग होती है इनिशिएट, तो उसकी परमिशन ग्रांट की जाती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी से, उनसे अप्रूवल लेने के बाद ही हम कुछ करते हैं, यानी कि उसकी एथिक्स जो है रिस्पेक्टिवली हम उसे फॉलो अप करते हैं। अब इसमें आ जाते हैं हम एथिक्स कमेटी पे। एथिक्स कमेटी में क्या हो जाता है कि द एथिक्स कमेटी शुड हैव एटलीस्ट 7 मेंबर्स, उसमें 7 मेंबर्स होते हैं। एक तो मेंबर, चेयरपर्सन, मेंबर सेक्रेटरी, अदर मेंबर्स शुड बी अ मिक्स ऑफ medical and non-medical, scientific and non-specific persons, including lay to public, to reflect the different view of point. इसमें क्या हो जाता है, बेसिक मेडिकल साइंटिस्ट, क्लिनिशियन, लीगल एक्सपर्ट, ये सब इसमें रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब इसमें है कि ले पर्सन, यानी कि जो वो पर्सन जो कुछ नहीं जानते, यानी कि एथिक कमेटी मस्ट इंक्लूड एट लीस्ट वन मेंबर whose primary area of research specialization is non-specific, ठीक है जी। अब इसके बाद आ जाते हैं कि जैसे कि उनके ऊपर कुछ, जिनके ऊपर HIV एड्स जेनेटिक डिसऑर्डर है, उनको हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। अदर एथिक्स कमेटी क्या हो जाती हैं, वो आर डिपेंडेंट ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स, जो क्लिनिकल ट्रायल्स पे डिपेंडेंट है। कुछ हो जाती है एथिक्स कमेटी में जो स्पॉन्सर कर रही है इस क्लिनिकल ट्रायल्स को, ठीक है। कुछ ऐसे हो जाते हैं जो इन्वेस्टिगेटर शुड पोजेस एप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन,
तो हमें इन्वेस्टिगेटर ऐसे होने चाहिए जो क्वालिफाइड हो, trained हो, experienced हो, should have access to such investigational and treatment facility or are relevant to the proposed trial protocol. कि इतने क्वालिफाइड नहीं कि वो उन ट्रायल प्रोटोकॉल को प्रपोज को फॉलो कर सके, एक्सेस कर सके। अब आ जाते हैं लेबोरेटरी पे। लेबोरेटरी में क्या हो जाता है, जनरली डाटा क्रिएट किया जाता है क्लिनिकल ट्रायल्स पे, जितनी क्लिनिकल ट्रायल्स की गई है, यानी कि उसमें जीएलपी फॉलो होता है, जैसे गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। इफ सर्विसेज ऑफ लेबोरेटरी और फैसिलिटी आउटसाइड द कंट्री, यानी कि कोई भी लेबोरेटरी है जो क्लिनिकल ट्रायल्स कर रही है वो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस से प्रमाणित होनी चाहिए। ठीक है, जो उसमें वो सब फुलफिलमेंट होनी चाहिए जो कि एक जीएलपी में होनी चाहिए। जैसे कि उसकी फैसिलिटीज प्रॉपर होनी चाहिए, नेम एड्रेस स्पेसिफाइड सर्विसेज ये होना चाहिए प्रोटोकॉल्स में के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी से परमिशन होनी चाहिए कि वो क्लिनिकल ट्रायल्स रिलेटेड सैंपल्स कर सके, लगा सके। ठीक है, उसके बाद फैसिलिटी केसेस होनी चाहिए, फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए। उसकी जो लैब है या क्लिनिकल ट्रायल्स जहाँ वो कर रहा है वो फर्निश्ड हो, लाइसेंसिंग अथॉरिटी से अप्रूव्ड हो। ठीक है, जितने प्रोटोकॉल्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा दिए जाते हैं वो प्रोटोकॉल अमेंडमेंट्स वो फुलफिल हो, वो उसके लिए नेसेसरी है कि इससे पहले कि वो कोई इनिशिएशन किसी भी क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए या किसी भी कोर्स के लिए कर। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पॉन्सर। इसमें क्या है, क्लिनिकल ट्रायल्स के कुछ स्पॉन्सर होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनिंग क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम। मैंने लास्ट लेक्चर में क्वालिटी एश्योरेंस का रोल भी बताया था कि क्वालिटी एश्योरेंस वो होता है जो हर पॉइंट पे क्वालिटी को एश्योर करता है और कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी गलती के लिए वहाँ पे जगह नहीं होती। जिस भी स्टेप पे गलती होगी या मिस्टेक होगी वो वहीं पे चीज़ें सिस्टम या प्रोसेसिंग रुक जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे ही वही क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम हम क्लिनिकल ट्रायल्स में भी आएगा, ताकि जो क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं, कंडक्ट हो रहा है, उसका डाटा जनरेट हो रहा है या डॉक्यूमेंट हो रहा है, उसमें कोई भी मैनिपुलेशन ना हो, वो जो भी है वो प्रॉपरली हम उसे लेकर चले। ठीक है जी, अब इसमें आ जाते हैं कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी से मत प्रोवाइड होते हैं इन केस ऑफ स्टडी या प्रीमेच्योरली डिसकंटिन्यूड फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग लैक ऑफ कमर्शियल इंटरेस्ट इन परस्यूइंग द न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अ समरी रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड विद इन 3 मंथ में वो सबमिट होनी चाहिए। एनी अनएक्सपेक्टेड सीरियस एडवर्स इफेक्ट during a clinical trial should be communicated promptly. डाटा एलिमेंट्स फॉर रिपोर्टिंग। अब आ जाते हैं डाटा एलिमेंट्स पे। डाटा एलिमेंट्स में क्या हो जाता है, सीरियस एडवर्स इफेक्ट पेशेंट्स के देखे जाते हैं जब हम डाटा बना रहे हैं, यानी कि पेशेंट का इनिशियल आइडेंटिफाई करेंगे, उसका जेंडर क्या है, एज और डेट ऑफ बर्थ क्या है, वजन कितना है, हाइट कितनी है, वेट कितना, हाइट कितनी है, सस्पेक्टेड ड्रग उसको क्या दी जा रही है, उसका जेनेरिक नेम आ जाएगा, इंडिकेशन आ जाएंगे, डोजेज फॉर्म आ जाएगी कि डोज किस फॉर्म में है, कितनी स्ट्रेंथ में है, डेली डोज उसको क्या दी जा रही है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन से रूट से उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की उसको इंजेक्ट दी जा रही है, बाय ऑरल रूट, रेक्टल हो गया, पेरेंट्रल हो गया, या वॉट एवर विच रूट हैव टू बी गिवन टू द पेशेंट। स्टार्टिंग डेट एंड टाइम ऑफ डे किस दिन से दी जा रही है, कितने समय पे दी जा रही है, स्टॉपिंग डेट क्या है उस ड्रग की और कितने ड्यूरेशन में उसको दिया जाता है। अदर ट्रीटमेंट क्या हो जाता है, ओटीसी ड्रग्स में आ जाता है नॉन ड्रग थेरेपीज फॉर द सस्पेक्टेड ड्रग्स, डिटेल ऑफ सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है जी, अब आ जाते हैं आउटकम पे। जब हमने ये सब कर लिया, उसके एडवर्स रिएक्शन भी देख ली, अब आ जाते हैं कि आउटकम में हमारे पास क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन ऑन रिकवरी any sequence is result for specific test treatment that may have been conducted। हम जो भी आउटकम में देखते हैं कि क्या स्पेसिफिक टेस्ट से कितना रिजल्ट आ रहा है, कैसे कंडक्ट हुआ था, फाइटल आउटकम क्या है, डेथ कितनी हो रही है इस दौरान, अगर हमने कोई क्लिनिकल ट्रायल्स में कोई हमारा ह्यूमन सब्जेक्ट या एनिमल सब्जेक्ट या वॉट एवर स्पीसीज सब्जेक्ट एक्सपायर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, या क्या हम रीजंस लेके चल रहे हैं, उसके सस्पेक्टेड रिएक्शंस क्या होंगे, पोस्टमार्टम फाइंडिंग उसके में, यानी कि अगर वो एक्सपायर हो चुका है तो उसका पोस्टमार्टम में हमें क्या मिल रहा है, यानी किस वजह से उसकी डेथ होगी। अदर इंफॉर्मेशन हो जाती है एनीथिंग रिलेवेंट टू फैसिलिटेट असेसमेंट ऑफ द केस सच एज मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूडिंग एलर्जी। उसको नॉर्मल में तो ये है कि एलर्जी उसको क्या हो रही है, ड्रग्स क्या है, अल्कोहल अब्यूज क्या है, फैमिली उसके फाइंडिंग्स क्या है। डिटेल अबाउट इन्वेस्टिगेटर, यानी कि जो इस पे इन्वेस्टिगेट कर रहा है, यानी कि जो उसका एनालिस्ट है जिसके अंडर वो क्लिनिकल ट्रायल्स किया जा रहा है,
उसका नेम रखा जाता है, उसका एड्रेस, टेलीफोन नंबर, प्रोफेशन, उसकी क्या डेजिग्नेशन है, डेट ऑफ रिपोर्टिंग, किस दिन वो रिपोर्ट कर रहा है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, किस दिन वो एथिक्स कमेटी के साथ डेट ऑफ रिपोर्ट फुलफिल कर रहा है ओवर द साइड, सिग्नेचर हो जाता है इन्वेस्टिगेटर। अब आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर। ठीक है जी, इसमें क्या इन्वेस्टिगेटर हर चीज़ की गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस जीसीपी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। उसकी क्या है, उसकी कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं। उससे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में क्या हो जाता है, वो प्रोसीजर्स जिनको ऑपरेट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, उसके एक लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं बाय द इन्वेस्टिगेटर, और वो क्या टास्क लेके चल रहा है, कैसे उसने परफॉर्म किया, उसका एक स्टैंडर्ड तरीका, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसमें आ जाता है उसे रिपोर्ट बनानी होती है, अनएक्सपेक्टेड एडवर्स इवेंट क्या है, स्पॉन्सर्स किसने स्पॉन्सर किया, 24 आवर में क्या इफेक्ट रहा, एथिक्स कमेटी के साथ उसका क्या अप्रूवल रहा, व्हाट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अंडरटेकिंग बाय द इन्वेस्टिगेटर पे आ जाते हैं हम। इसमें क्या है, इन्वेस्टिगेटर के लिए क्या रूल रेगुलेशन, क्या इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आ जाते हैं जो उसको वो रिस्पॉन्सिबल होता है। फुल नेम, एड्रेस, टाइटल, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, नेम एंड एड्रेस ऑफ मेडिकल कॉलेज, किस मेडिकल कॉलेज में हो रहा है, नेम एंड एड्रेस ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी, नेम एंड एड्रेस ऑफ एथिक्स कमेटी, नेम ऑफ अदर मेंबर्स, इन्फॉर्म कंसर्न। अब आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एथिक कमेटी। एथिक कमेटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने प्रोटोकॉल को सेफली लेकर चले, क्या उसके राइट्स हैं, क्या उसकी सेफ्टी है, क्या उसके वेलबींग से ट्रायल सब्जेक्ट में। मोस्टली उसकी ड्यूटी बनती है कि जितने भी उसके ट्रायल्स हो रहे हैं वो सही रहें, मोस्ट प्रोबेबली उसकी यही ड्यूटी होती है। एथिक्स कमेटी शुड एक्सरसाइज द पर्टिकुलर केयर टू द प्रोटेक्ट द राइट्स। उसका मेन मोटिव होता है कि वो अपने राइट्स की रक्षा करे, सेफ्टी रखे, जितने भी वल्नरेबल सब्जेक्ट्स हैं उसके वल्नरेबल उनको वेलबींग को मेंटेन रखे, जो भी उसके यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस स्टडी। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए फिर कुछ रूल रेगुलेशन स्टार्ट बनाए जाते हैं। ठीक है जी, उसके स्टाफ स्टूडेंट में कौन कौन होना चाहिए, मेडिकल नर्सरी, फार्मेसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, पेशेंट विद इंक्योरेबल डिजीज, अनएम्प्लॉयड, impoverished person, patient in emergency situations. अब आ जाते हैं एथिक्स कमेटी शुड मेक एट एप्रोप्रिएट इंटरवल ongoing review of the trials, which they review the protocol, such a review may be based on a periodic study process. इसमें क्या है, उस ट्रायल्स के लिए periodic study होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेटर की ऑडिट होनी चाहिए। इन केस ऑफ एथिक कमेटी रिवोक्स इट्स अप्रूवल एथिक कमेटी से अप्रूव्ड होना चाहिए जब हम कोई ट्रायल ले लें। अब आ जाता है कितने फेज हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के। इसकी है ह्यूमन फार्माकोलॉजी, थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी, थेरेपेटिक कंफर्मेटरी, पोस्ट मार्केटिंग। ह्यूमन फार्माकोलॉजी में क्या है, ऑब्जेक्टिव स्टडी इन दिस फेज इज द एस्टिमेशन ऑफ सेफ्टी एंड टॉलरेंस। इनिशियल एडमिनिस्ट्रेट, जब हम इनिशियल एडमिनिस्टर कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो हमारी जो ड्रग है ह्यूमंस पे कितनी जा रही है, क्या स्टडीज है, क्या फेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, वो सब इसके अंदर आ जाए। थेरेपेटिक इफेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, नॉन थेरेपेटिक ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाते हैं, वो फार्माकोलॉजी के अंदर आ जाते हैं कि जब किसी ह्यूमन सब्जेक्ट को दी जा रही है तो उसका क्या परसेप्शन रहेगा, उसका क्या रोल रहेगा। ठीक है जी। अब इसके बाद आ जाता है मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज, कि उसको फिर हम उस सब्जेक्ट को मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज देंगे कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम वो कितनी डोज को टॉलरेट कर सकता है, कितनी रेंज तक वो एक्सेप्ट कर पा रही है उसकी बॉडी। दैट इज ऑल्सो कमांडेड इन द क्लिनिकल स्टडीज टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ एडवर्स रिएक्शंस that can be expected. These studies include both single and multiple dose एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें एक सिंगल डोज भी हम दे सकते हैं, मल्टीपल डोज भी हम दे सकते हैं। अब आ जाते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स हमारी होती है कि वो कैरेक्टराइजेशन की एडीएमई प्रोसेस को वो फुलफिल कर पा रही है कोई भी ड्रग, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स, कि कोई भी ड्रग हमारी कितनी अमाउंट में एब्जॉर्ब हो रही है, बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ऑर्गन्स में कैसे मेटाबोलाइज्ड हो रही है, और एट द एंड कैसे एक्सक्रीट हो रही है। ऑल ऑफ दीज स्टडीज कंटिन्यू थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्लान। उसके कुछ प्लान्स होते हैं जो कि फॉर्मुलेशन के सपोर्ट कर पाते हैं। फॉर्मुलेशन की डेवलपमेंट होती है, जो मैंने कल भी बताया था, एफएनडी। फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स का जो डिटरमाइन हो जाते हैं इन डिफरेंट एज ग्रुप्स की, छोटी एज यंग एज के लिए क्या इफेक्ट रहेगा, यंगर बिल्कुल यंगर एज और 18 टू 25 है उसके लिए क्या रहेगा, 50 टू 60 के लिए क्या रहेगा। अब आ जाता है फार्माकोडायनामिक्स में। इसमें क्या है, ये डिपेंड करती है ड्रग की एंड पॉइंट क्या रहता है, एंड पॉइंट तक कहाँ तक रीच करती है, उसका टॉक्सिक इफेक्ट कितना जाता है, प्रॉपर कितना मल्टीप्लाइज हो रही है, एट द एंड पॉइंट क्या रहता है रिलेटेड टू जब वो ब्लड लेवल के अंडर टच में आते हैं।
इसमें क्या फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक्स दोनों स्टडी की जाती है हेल्दी वॉलंटियर सब्जेक्ट इन पेशेंट विद द टारगेट पेशेंट। अर्ली मेजरमेंट में क्या हो जाता है, ड्रगेबिलिटी। ठीक है जी। Such studies are generally performed in later phases, but may be appropriate when the drug activity is readily measured. केस सेकंड में आ जाता है थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी, जिसमें कई आपके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। अब इसमें फेज थर्ड आ जाता है थेरेपेटिक कन्फर्मेटरी, जिसमें कि कई स्टडी सब्जेक्ट्स पे परफॉर्म की जाएंगी, उनसे रिलेटेड डाटा प्रिपेयर किया जाएगा। अब आ जाता है फेज फोर्थ पे, जो कि पोस्ट मार्केटिंग का है आपका। पोस्ट मार्केटिंग में क्या हो जाता है, पोस्ट मार्केटिंग में हो जाता है हमारा कि हम लोग मार्केटिंग का ट्रायल क्या ले रहे हैं, रूटीन सर्विलेंस क्या ले रहे हैं, परफॉर्म कैसे ड्रग अप्रूवल हो रही है, किस तरीके से अप्रूव ड्रग इंडिकेट कर रही है, ड्रग की सेफ्टी क्या है, एफिकेसी क्या है, डोज डेफिनेशन क्या है। ठीक है जी। अब आ जाता है स्टडीज इन स्पेशल पॉपुलेशन। हम अलग अलग पॉपुलेशन पे इसको स्टडी करते हैं। इंफॉर्मेशन सपोर्टिंग द यूज ऑफ ड्रग इन चिल्ड्रन, बच्चों में क्या रहेगा, प्रेग्नेंट वुमेन में क्या रहेगा, नर्सिंग वुमेन में क्या रहेगा, एल्डरली पेशेंट में क्या रहेगा, पेशेंट विद रीनल और अदर ऑर्गन सिस्टम फेलियर वालों में कैसे रहेगा, ये सब स्टडीज नोटिस डाउन की जाती हैं। अब आ जाते हैं जेनेटिक पेशेंट शुड बी इंक्लूड फेज थर्ड क्लिनिकल ट्रायल। वो कि फेज थर्ड में होता है, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले फेज फर्स्ट सेकंड थर्ड को बताए थे उनके ट्रायल। ठीक है जी। अब आ जाता है पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स में क्या हो जाता है, पीडियाट्रिक्स टर्म से ही आप समझ गए होंगे, पीडियाट्रिक्स है कि वो बच्चे। जो बच्चों से रिलेटेड होता है। The timing of pediatric study in the new drug development program will depend on the medication. ठीक है जी। पेडियाट्रिक स्टडी में क्या है, न्यू ड्रग डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है ताकि बच्चों के वेलबींग के लिए कुछ नया आ सके, या अलग अलग टाइप की डिजीज होती है उन्हें ट्रीट किया जा सके, सेफ्टी कंसिडरेशन किया जा सके, एफिकेसी किया जा सके, सेफ्टी ऑफ अवेलेबल ट्रीटमेंट किया जा सके। अब आ जाते हैं न्यू ड्रग, उसमें मार्केट में जब लाते हैं पेडियाट्रिक पेशेंट के लिए तो उनका भी क्लिनिकल ट्रायल डाटा होता है। पेडियाट्रिक पॉपुलेशन एक्सेप्ट फॉर इनिशियल सेफ्टी टॉलरेबिलिटी डाटा नोट डाउन हो जाता है, which will be usually be obtained in adults। ये भी adults में ही देखा जाता है unless with such initial safety studies के according कि adults पे कितनी परसेंटेज का इफेक्ट है। इन द न्यू ड्रग एज पोटेंशियल कोर्स फॉर यूज इन pediatric patient, pediatric study should be conducted। Each study may be initiated at various phases of clinical development। सर्विलेंस नोट डाउन किया जाता है, उनका मार्केटिंग सर्विलेंस क्या है, क्लिनिकल ट्रायल्स क्या है, ठीक है, रिलेटिव बायोइक्विलेंस कितनी है, डेफिनेटिव फार्माकोकाइनेटिक स्टडी किसी डोज की क्या है। ठीक है। अब आ जाते हैं प्रेग्नेंट और नर्सिंग वूमेन पे। प्रेग्नेंट और नर्सिंग वूमेन पे शुड बी इंक्लूडेड इन क्लिनिकल ट्रायल्स। प्रेग्नेंट और नर्सिंग वूमेन के लिए जो ड्रग्स बनते हैं उनके लिए भी ट्रायल्स किए जाते हैं। ठीक है जी। और उसका डाटा जनरेट होता है फ्रॉम वुमेन हु आर नॉट प्रेग्नेंट। ये हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसा नहीं कि प्रेग्नेंट वुमेन को हमने सब्जेक्ट बनाया है, नहीं, हमने उसको सब्जेक्ट बनाया जो प्रेग्नेंट नहीं। ठीक है। और नर्स, ओके। हाँ। अब आ जाते हैं कि न्यू ड्रग हमने इंटेंट की प्रेगनेंसी वालों के, क्योंकि जो कि मार्केट में तो हर टाइप की ड्रग्स आ रही है, हर पेशेंट के लिए आ रही है। अब ऐसा कोई तो है नहीं कि हम लोग जो हमने सेंसिटिव पेशेंट्स हैं उनको हम सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। हम जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं जो हेल्दी हैं उन्हीं पे अपन ये सब करके देखते हैं। अब आ जाते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस पे, यानी कि मार्केट में उस न्यू प्रोडक्ट का, न्यू ड्रग का क्या सर्विलेंस है, क्या इफेक्ट है, रिपोर्ट क्या बन रही है, न्यू इन्फॉर्मेशन एप्रोप्रिएट सोर्स क्या है, रिलेट करते हैं डाटा को कि पेशेंट का एक्सपोजर कितना है, समरी बनाते हैं कि मार्केटिंग ऑथराइजेशन स्टेटस में क्या है, इंडिकेट करते हैं कि चेंजेस क्या होने चाहिए, कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं प्रोडक्ट को। अब आ जाते हैं इसके पीरियडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट्स को। इसमें क्या हो जाता है, इंट्रोडक्शन हो जाती है, करंट वर्ल्ड वाइड मार्केट ऑथराइजेशन हो जाती है, अपडेट ऑफ एक्शन टेकन फॉर सेफ्टी रीजंस, चेंजेस टू लैब्स एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन, एस्टिमेटेड प्रोटीन पेशेंट का एक्सपोजर कितना है, स्टडीज उस पर क्या क्या की जा रही है, और इंफॉर्मेशन ओवरऑल सेफ्टी इवैल्यूएशन और कंक्लूजन क्या होगा। इसमें नॉर्मली आपकी समरी में रहेगा कि प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन में कैसे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन होती है नए ड्रग की, सिंथेसाइज करते हैं ड्रग्स को नेचुरल और बाय सिंथेटिक मेथड, टॉक्सिसिटी क्या रहेगी, एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज पे क्या रहेगा, सब एक्यूट पे कितना रहेगा, क्रॉनिक पे कितना रहेगा, ड्रग ट्रायल्स कैसे रहेंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स किसी नए ड्रग के कैसे रहेंगे, ओनली आफ्टर द परमिशन हैज बीन ग्रांटेड, परमिशन के बाद, ऐसा नहीं कि बिना परमिशन करेंगे। ये आपकी समराइज रहेगी इस टॉपिक के बारे में।
एथिक्स कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? प्रेग्नेंट नर्सिंग वुमेन या अदर पेशेंट्स के लिए कोई नया क्लिनिकल ट्रायल्स है तो वो कैसे मार्केट में आएगा, उस पर कैसे काम होगा। ठीक है जी, इसमें ये सब रहेगा आपका, जिसे आपको ये प्रिपेयर करना होगा। ये फाइनली आपका अब ये क्लिनिकल ट्रायल्स का टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी, अब हम न्यू यूनिट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, इसे रिवाइज करो, 5 मिनट्स में मैं फिर आपको ज्वाइन करती हूँ। ठीक है। ठीक है जी, दूसरी यूनिट के साथ। अब हम करने वाले हैं अप्रूवल ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे कि हमारे स्पेशल प्रोडक्ट क्या है, नोटिफिकेशन प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन किसे के क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है, लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट क्या रहेंगे, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और आरडीएनए क्या होता है। ठीक है, नॉर्मली हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं इसको, स्पेशल प्रोडक्ट किसे कहते हैं, हाउ टू गेट अप्रूवल, कि कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट है उसकी अप्रूवल क्या कैसे होती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज क्या रहेंगे। ठीक है, वो कि स्पेशल प्रोडक्ट है क्या। इसमें क्या होता है कि वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो कि मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं जेनेटिकल इंजीनियर टेक्निक्स के थ्रू, उनको सुधार उनको इम्प्रूव करने के लिए, वैक्सीन्स, इंसुलिन, इंटरफेरेंस, हार्मोनल प्रोटेक्शन एक्सेट्रा आर द फ्यू एग्जांपल्स। जेनेटिकली तो वो हमारे स्पेशल प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं जो कि कुछ इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, which does not usually occur or will not occur naturally in the organism. Generally, engineered organisms product of cell can be divided into two major heads: bacterial agent, fungal agent, parasitic agent, और viral special category. अब आ जाते हैं नोटिफिकेशन प्रोसीजर्स में। इसमें क्या है, कुछ नोटिफिकेशन से बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि वो एप्लीकेशन जो साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को लागू करके, रूल्स को फुलफिल करके, प्रोसेसिंग करके मटेरियल्स को थ्रू बायोलॉजिकल एजेंट्स टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विस। बायोलॉजिकल एजेंट्स की हेल्प से
साइंस और इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करते हुए जो कि गुड सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। सेल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है लिव सेल्स जो हमारे हैं, न्यू कॉम्बिनेशन बना के हम जेनेटिक मटेरियल को फ्यूजन करके टू और मोर सेल्स को, और जब हम कुछ नया लेके आते हैं बाय मीन्स ऑफ मेथड, वो होता है सेल हाइब्रिडाइजेशन, जो कि नेचुरल नहीं है, जिन्हें हमने हाइब्रिडाइज किया। Gene technology means the application of the gene technique called genetic engineering, cell cloning, deletion as well as cell therapy. अब आ जाते हैं applications of rules। इसमें क्या हो जाता है, these rules are applicable to the manufacturers, import, storage of microorganisms, gene technological products। ये rules इन जगह पे बिल्कुल we shall apply to genetically engineered organisms, microorganisms, cells and corresponding to any subjects, any substance, and produce food and stuff of which such cells, organisms, and tissue hereof form part. अब आते हैं, these rules shall be applicable in the following specific cases। सेल्स के लिए यूज होती हैं, स्टोरेज के लिए यूज होती हैं, पर्पज ऑफ सेल, handing over without a consideration, exportation, importation, genetically engineered cells or organisms, प्रोडक्शन होना किस चीज़ की, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, पैकिंग, रीपैकिंग, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स में। ठीक है जी। अब आ जाता है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, certain pharmaceutical foodstuff distillery tannery which make use of microorganisms। अब आ जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, क्या हो जाती है, क्या क्या जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी, आरडीएसी। ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में न्यू डेवलपमेंट्स के लिए रोल प्ले करती है, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर। shall recommend suitable and appropriate safety regulation for India। सुटेबल और अप्रोप्रिएट सेफ रेगुलेशंस को इंडिया के लिए लेके आते हैं, रिसर्च न्यू रिकमेंडेंट्स रिसर्च के फॉर्म में, तो हम टाइम टू टाइम ही ये लेके आते हैं। अब आ जाते हैं रिव्यू कमेटी एंड जेनेटिक मैनिपुलेशन, तो जीन्स की मैनिपुलेशन करती है। कुछ कमेटीज ऐसे होती है जो इसके अंडर काम करती है जेनेटिक मैनिपुलेशन की। इसमें क्या है, बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे भी रिसर्च करती है, रिसर्च प्रोडक्ट्स में, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड। द रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन शैल इंक्लूड। अब आ जाते हैं इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी, IBSC। This committee shall be constituted by an occupier any person including research institution handling microorganisms को, कैसे microorganisms को हैंडल करते हैं, इंजीनियर करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, DNA वर्क कैसे चलता है, वो सब इसमें आ जाता है। अब आ जाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग पे, GEAC अप्रूवल कमेटी। ये कॉम्पोजिशन ऑफ कमेटी, चेयर या इसमें कौन कौन से मेंबर रहेंगे, चेयरमैन, को चेयरमैन, मेंबर्स, कोर्ट मेंबर, मेंबर्स। अब आ जाते हैं स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी, SBCC। दिस इज अ स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी, इज द स्टेट्स wherever necessary it has power to instruct। अब आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, DLC। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी बैठती है जो बायोटेक्नोलॉजी को न्यू रिसर्च के लिए काम करती है। इसमें मेंबर्स आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर्स, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट माइक्रोबायोलॉजिकल, कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब आ जाते हैं लार्ज स्केल के एक्सपेरिमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये जो है लार्ज स्केल के प्रोडक्शन, फील्ड टेस्टिंग, ये सब इंजीनियर ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट्स एनवायरमेंटल रिलीज एज बी लेटर अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1996। अब इसके कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि फंक्शंस क्या है रिव्यू कमेटी के ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, ये सब इसमें मानो। बायोलॉजिकल प्रोड्यूस पर RDNA टेक्नोलॉजी, RDNA टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या काम होता है, बायोलॉजिकल रेलिवेंट रिकमेंडेड DNA प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, लाइसेंस कैसे आता है, न्यू लाइसेंस फॉर प्रोडक्ट ड्रग एप्लीकेशन विद बी रिक्वायर्ड ऑन ड्रग्स, एनवायरमेंट एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट depending on the type of organisms handled and assessment of protection। अब आते हैं अप्रूवल ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन के अप्रूवल कहाँ से होती है, FDA सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन रिसर्च, CBER रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेटिंग वैक्सीन इन US। वैक्सीन decides primarily in the Public Health Service Act। Vaccines clinical development follow the same general pathway as for biologics।
इसमें 3 केसेस होंगे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। अब आ जाते हैं इसमें अक्टूबर इन प्रोहिबिशन ऑफ नोवेल ड्रग डायग्नोस्टिक एजेंट्स। इसमें हम जाते हैं फाइव मिनट्स में इसे रिवाइज करो, फिर मैं आपको फिर ज्वाइन करती हूँ। ओके मैम।
अब आ जाते हैं अप्रूवल एंड प्रोहिबिशन ऑफ नोवेल डायग्नोस्टिक एजेंट्स पे। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है जो इसमें आ जाती हैं। ये आपकी यूनिट कोड है। नो पर्सन शाल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अंडर आ जाता है। ठीक है जी, इसमें क्या है, इसमें हो जाता है आपका जो जितनी भी वो है ना वैक्सीन अप्रूव करने वाली जो अथॉरिटीज़ हैं उनके बारे में है ये। इसमें कि भाई वो कैसे अप्रूव करती हैं, प्रॉफिट करने से क्या होता है। ठीक है, नो पर्सन शैल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, कोई भी पर्सन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट या मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग में नहीं ला सकता अगर किसी ड्रग या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स का कोई अप्रूवल नहीं है। अप्रूवल का हमें अप्रूवल के साथ ही काम करना है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी से विद पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनी जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होता है, कुछ पैथोजेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो की लैब देखी होगी। ठीक है, वहाँ पे काम होता है लेबोरेटरीज में। तो पैथोजेंस ये सब टर्म्स माइक्रो की आ जाती हैं। इसमें क्या है, पर्पज रिसर्च करते हैं लोग, या बायोटेक है उसको इम्प्रूव करने के लिए, बायोलॉजिकल और साइंस को इम्प्रूव करने के लिए। जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी शैल गिव डायरेक्शन टू द ऑक्युपाइड टू डिटरमाइन टू टेक मेजर्स concerning the discharge of microorganisms shall mention in the schedule from laboratories, hospitals, other areas. अब आ जाते हैं इसमें स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स। इसमें क्या लेबलिंग होना, शेड्यूल सी के अकॉर्डिंग ये हर एक जो भी मेडिसिन है कंटेन हुई है उसको प्रॉपर लेबल होना चाहिए शेड्यूल सी के अकॉर्डिंग। उसमें एडवर्टाइज होनी चाहिए, टोल्ड होनी चाहिए, द प्रॉपर नेम ऑफ सब्सटेंस शैल अपीयर ऑन द label. No substance specified in Schedule C or offered for sale unless it has been sealed in previously sterilized container. अब आ जाते हैं इसमें कि भाई लेबलिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस क्या है। लेबलिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस शैल कंफर्म टू द इंडियन स्टैंडर्ड्स ISP इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग टाइमली जो लेबलिंग जो मेडिकल डिवाइसेस की है वो लेट डाउन करती है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ सब्सटेंस, इससे सेल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। नो पर्सन शैल सेल और एग्जिबिट फॉर सेल एनी सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, कोई भी पर्सन बिना शेड्यूल सी के मान्यता के अकॉर्डिंग उसको सेल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड वो चीज़ है जो स्टैंडर्ड का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ स्ट्रेंथ, क्वालिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड मीन्स कि एक ऐसी सब्सटेंस है जो बिल्कुल क्वालिटी में ओके है, प्योरिटी है उसके अंदर, उससे उससे ही हम कोई भी न्यू टेस्ट को डिटरमाइन करेंगे। अब इसमें हो जाता है टेस्ट फॉर स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी। द टेस्ट इफ एनी रिक्वायर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ ईच ऑफ सब्सटेंस। Application for test for sterility, test for freedom for abnormal toxicity, test for pyrogens कि ऐसी पेरेंटल बने जो पायरोजन फ्री हो, पायरोजन्स पे काम होता है, एक्वस सॉल्वेंट पे काम होता है। इसकी समरी हो जाएगी आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेफ्टी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करता है टू कंट्रोल द यूज ऑफ आर डीएनए टेक्निक्स। फिर हो जाता है फिजिकल बायोकेमिकल कंटेनमेंट्स, इसमें रिकमेंड किए जाते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर ना हो। फिजिकल कंटेनमेंट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कहीं पे भी वो ना कंटेनमेंट ना हो, इन्फेक्शंस ना हो। फिजिकल कंटेनमेंट उसको ध्यान में रखा जाता है, मतलब प्रॉपर एक गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस की जो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वो होनी चाहिए। सेफ्टी मेंटेन होनी चाहिए, लेबोरेटरी डिज़ाइन फैसिलिटीज आपको बायोलॉजिकल के तभी ये जो हमारा बायोटेक है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तभी कोई नई चीज़ें ला पाए। अब आ जाता है इसमें द ऑथराइजेशन फॉर रिपोर्ट इम्पोर्ट एंड रिसिप्ट ऑफ जब हम कोई चीज़ हमने बना ली हो और उसे हम जब इम्पोर्ट करते हैं उसकी प्रॉपर रिसिप्ट हो कि क्या कौन से क्या हमने यूज़ किया है, कैसे हमने काम किया है, एक्सपेरिमेंटल वर्क क्या है, कितना ज़रूरतमंद था, कैसे हमने ट्रेनिंग की, कैसे हमने रिसर्च की, पूरे एक रिव्यू कमेटी इसमें आ जाएगी। अब आ जाते हैं FDA सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन एंड रिसर्च इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग वैक्सीन्स इन द US। स्टेट नॉर्मली क्वेश्चन हो जाता है कि रिकमेंडेड डीएनए सेफ्टी गाइडलाइंस क्या है।
फुल फॉर्म्स मैंने कल के लेक्चर में बताई थी, अभी बताई है कि ये पूछ ली जाती है। जिम्बो कमेटी जेनेटिक मैनिपुलेशन किसे कहते हैं? अप्रूवल ऑफ वैक्सीन कैसे होता है? बायोटेक की टर्म पूछ ली जाती है, सेल हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली जाती है। ठीक है जी। अब इसमें आ जाते हैं, ये आपकी यूनिट हो गई है 4 कंप्लीट। अब आ जाते हैं यूनिट 5 पे। ठीक है जी। ये है आपकी न्यू ड्रग अप्रूवल इन रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड मार्केट। जब कोई न्यू ड्रग अप्रूव होती है तो वो मार्केट में रेगुलेशंस के लिए क्या है और नॉन रेगुलेटेड मार्केट क्या है। पहली बात तो नई ड्रग होता क्या है। ठीक है, इसमें जनरली हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं न्यू ड्रग अप्रूवल के लिए। न्यू ड्रग अप्रूवल होता है एक वास्ट एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज विच रिक्वायर स्पेशल स्किल। जब हम कोई नई ड्रग बनाते हैं उसके लिए हमें बहुत सारे स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, पीपल ऑफ वर्किंग चाहिए, वर्किंग पीपल चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, वही यही सब मिलकर एक नई ड्रग को निर्माण करते हैं, बनाते हैं। इसके बारे में आप इसमें पढ़ोगे आगे। ठीक है, पहले हमने क्लिनिकल ट्रायल्स पढ़ा था तो वो भी इसी का एक पार्ट था, क्योंकि उसमें भी एक नई ड्रग बन रही थी। तो उस नई ड्रग को बनाने के बाद क्लिनिकल ट्रायल्स की जा रही थी। अब होता है पहले टर्म कि न्यू ड्रग होता क्या है। इसमें क्या है, एक बल्क ड्रग सब्सटेंस है जो कि यूज़ किया जाता है। उसके अंदर पूरी कंडीशंस बनाई जाती हैं, प्रिस्क्राइब किया जाता है, लेबलिंग की जाती है। ठीक है, अब इसमें फिर आ जाता है आपका लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर सर्टेन क्लिनिक्स। उसमें कि जो हमने नई ड्रग पता लग गई कि इसके ऊपर काम करना है, फिर कि कितने क्लेम पे करना है, 1%, 2%, 0.01 या ऐसे कुछ क्लेम्स आ जाते हैं। फिर हो जाता है कि कॉम्बिनेशन क्या क्या बैठेंगे, कि हम एक सिंगल डोज ले रहे हैं, कॉम्बाइन करके बना रहे हैं नई ड्रग को, वो आ जाएगा। फिर फर्स्ट टाइम पे कितना असर किया है, क्या रेशो रही है, वो रेशो हम नोट डाउन करेंगे। उसके बाद आ जाता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जिसे हम एनडीए भी बोलते हैं। इसमें क्या हो जाता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये अथॉरिटी है जिसके अंडर जो हमें स्पॉन्सर करती है कि हम नई ड्रग पे काम कर सकें और नई ड्रग को सेल कर सकें। ये यूएसए में है। इसमें क्या होता है, डाटा जनरेट होता है कि जब हमने एनिमल्स पे स्टडी की है, ह्यूमन पे स्टडी की है, जो लास्ट हमने क्लिनिकल ट्रायल्स यूनिट 3 में पढ़ा है। ठीक है, अब इसमें आ जाता है एफडीए यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब पहले बल्क ड्रग होता क्या है। बल्क ड्रग हमारी है एक फ्रूट ड्रग होती है जो कि रिप्रेजेंट जो कि फ्रूट ड्रग फॉर्म ऑफ ड्रग ड्रग की फॉर्म है, लेकिन क्रूड है, कच्चा है, उसे बनाया नहीं गया है। दैट इज बल्क ड्रग। शेड्यूल वाई क्या होता है, शेड्यूल वाई होता है जिसके अकॉर्डिंग कुछ रूल रेगुलेशंस होती हैं। इनके अकॉर्डिंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इसमें काम करता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की रिक्वायरमेंट्स है, गाइडलाइंस है। इनकी परमिशन के बिना ना तो कोई ड्रग इम्पोर्ट हो सकती है, ना कोई मैन्युफैक्चर हो सकती है। अब आ जाते क्लिनिकल ट्रायल्स पे। इसमें क्या सिस्टमेटिक स्टडी होती है किसी नई ड्रग की, सब्जेक्ट की, जनरेट डाटा की, फॉर डिस्कवरिंग और वेरीफाइंग द क्लिनिकल स्टडी। फार्माकोलॉजिकल स्टडीज़ का मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि फार्माकोलॉजिकल स्टडी वो होती है जो कि उस पे की जाती है कि कोई भी ड्रग की फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, कितना इफेक्ट कर रहा है, थेरेपेटिक रेंज क्या है। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ वो होती हैं कि किसी भी ड्रग का टॉक्सिक प्रोफाइल क्या है, किसी एनिमल की बॉडी पे या किसी ह्यूमन की बॉडी पे। फॉर्मुलेशन का मतलब है कि टाइप ऑफ मेडिसिन विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अ ह्यूमन बॉडी इन एन एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल, कि हम किसी भी मेडिसिन को कैसे किसी ह्यूमन बॉडी पे एडमिनिस्टर कर रहे हैं। हम टैबलेट फॉर्म में दे रहे हैं या हम इंजेक्शन दे रहे हैं, हम कैप्सूल दे रहे हैं, हम इनहेलर दे रहे हैं, हम क्रीम दे रहे हैं, आई ड्रॉप दे रहे हैं। ठीक है, इनमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वाटर इन्वेस्टिगेशनल न्यूज, ये आपने अभी तक जो यूनिट 5 है इसमें न्यूज के बारे में आप पढ़ रहे हो। ठीक है, न्यू ड्रग की क्या स्टडीज़ हैं, किस किस पे काम होता है। न्यू ड्रग का अप्रूवल प्रोसेस क्या है। अप्रूवल प्रोसेस है कि एक रूल रेगुलेशंस होते हैं। मैंने कल भी रूल रेगुलेशंस के बारे में बताया था, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट ही ड्रग रेगुलेटरी अफेयर है। इसमें क्या है कि हम कोई भी काम करेंगे तो रेगुलेशंस के साथ करेंगे, हम बिना रेगुलेशन के कोई काम नहीं कर सकते। इसमें हम कोई भी नई ड्रग को करेंगे, अप्रूवल प्रोसेस क्या होता है कि हम रेगुलेटरी जो रूल रेगुलेशंस बनाने वाले हैं उनके पास लेके जाते हैं एवरी टाइप ऑफ ड्रग। इट मे बी कि हमने ये ड्रग पे काम करना है, हमने इतना काम किया है, ये ड्रग की स्टेबिलिटी ये है, इतना एक्शन किया है, इसमें इसकी टॉक्सिसिटी इतनी है, हम इसे मार्केट में लाना चाहेंगे।
हमने ह्यूमन वॉलंटियर्स पे इस पे ट्रायल किया और ये ड्रग को, मैम, हाँ जी, क्लिनिकल ट्रायल से पहले टॉक्सिक वाला ट्रायल हो जाता है ना, टेस्ट, टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्ट। हाँ हाँ, ये क्या है, ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स है ना, न्यू ड्रग है, कोई भी न्यू हाँ ड्रग जी। हम जो क्लिनिकल ट्रायल में ले रहे हैं उसमें हर एक पैरामीटर ड्रग के देखे जाते हैं। उसमें ये देखें कि ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर, पेशेंट के ऊपर इसका एडीएमई प्रोसेस क्या है, जब एलिमिनेट होने के बाद इसकी टॉक्सिसिटी कितनी रह जाती है, तो टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज भी इसी के अंडर आ जाती जो है। जो टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज है वो क्लिनिकल ट्रायल से पहले होती है ना, ड्रग की। टॉक्सिकोलॉजिकल क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान ही होती है, क्योंकि अच्छा, ओके। हाँ, क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान ही हम किसी भी चीज़ की टॉक्सिसिटी देखेंगे, जब हम सब्जेक्ट के अंदर वो ड्रग डाल के या ड्रग दे के देखेंगे कि उसको पेशेंट एब्जॉर्ब, ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी पे कितना उसका टॉक्सिक इफेक्ट आ हाँ रहा है। हाँ हाँ, कि इफेक्ट कितना आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, टॉक्सिसिटी कितनी है, क्योंकि वो तो वही दिख जाएगा जब हम उसे देंगे। अगर उसे वो टॉक्सिक होगी तो एलर्जी हो जाएगी, ठीक है। ओके। हाँ, तो ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद अब आ जाते हैं न्यू ड्रग अप्रूवल प्रोसेस पे। इसमें क्या है कि जब हम किसी नए ड्रग पे काम करते हैं तो हमें हायर रेगुलेटरी अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है कि हमने इस एनिमल पे या इस सब्जेक्ट पे, ह्यूमन सब्जेक्ट पे काम किया है, इसका फार्माकोलॉजिकल स्टडी ये है, इसकी टॉक्सिसिटी स्टडीज ये हैं कि अगर इसने टॉक्सिक इफेक्ट किया है तो इसकी टॉक्सिक डाटा भी लिया, तब उनकी परमिशन के बिना हम उनकी परमिशन लेने के बाद ही हम किसी नए ड्रग को मार्केट में लेके आते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद हो जाता है, अब आ जाते हैं इसमें एप्लीकेशन ऑफ स्पॉन्सर। अब किसी भी नई जो नए यूजर बना रहे हैं, अब उसको बनाने के लिए भाई अथॉरिटी जो भी वो है इंस्टीट्यूट, उनको पैसा चाहिए, ठीक है ना। यस मैम। हाँ, तो उनको स्पॉन्सर कौन करता है, डीसीजीआई, ठीक है। उनके फिर फिर वो उनके आगे बताती है करते हैं कि हमने ये इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स किया है, स्पेस वन में इतना आया था डाटा, स्पेस सेकंड में इतना आया था। या तो वो जो हायर अथॉरिटीज है जो स्पॉन्सर कर रही है तो वो उसे प्रूव करेंगे। नॉर्मल सी बात है कि अगर हम किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, हमें किसी से स्पॉन्सर कराना है, तो हम उसके आगे वो चीज़ रखेंगे, ठीक है। अगर उसको हमें ओके करना होगा तो हमें उसको सारा डाटा बताना होगा। अगर वो उससे सेटिस्फाई होगा तो वो उसे क्लियर करेगा, नहीं तो नॉट क्लियर करेगा, ठीक है ना। इसमें ओके। क्या डाटा आ जाता है कि भाई सक्सेसफुल फेज, क्लिनिकल ट्रायल में सक्सेसफुल फेज रहा, तो उसमें हमने डाटा कलेक्ट किया, जो सब्जेक्ट के ऊपर हमने काम किया था, उसके बाद कितना कितना कंटेंट, कितने रिजल्ट आया, क्या आया, वो सब इसमें आ जाएगा। अगर वो सेटिस्फाई होगा देन क्लियर, नहीं तो नॉट क्लियर, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर हर चीज़ की एक फीस होती है, जैसे कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन के 50,000 है, क्लिनिकल ट्रायल्स की 50,000 है, ठीक है। फेज सेकंड थर्ड की क्लिनिकल ट्रायल्स की 25,000। इसमें पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंट फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स एंड व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस। ये अब यूनिट 5 कर रहे हो, ठीक है। यस मैम। 4 मैंने करवा दी है, थर्ड मैंने कुछ कल कराई थी, कुछ आज कराई है, अब आप ये फिफ्थ कर रहे हो, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, अब आप जब नई क्लिनिकल ट्रायल्स किया है तो नई अथॉरिटी को हमने उसके आगे रखेंगे भी कि हमें इसे मार्केट में उतारना चाह रहे हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशनल जो वो है उनके, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि न्यू ड्रग पे आईएनडी प्रोग्राम्स पे काम करती है। उसमें क्या होता है, कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो अपनी परमिशन लेके आती हैं एक्सपेरिमेंटल ड्रग के लिए। जितनी भी ऑल ओवर जितना भी वर्ल्ड है, उस जगह से, सब जगह से लोग अपने, कम बुक। हाँ जी। नथिंग। तो इसमें वो लेके आते हैं कि हमने इस ड्रग पे एक्सपेरिमेंट किया है, कितना कैसे काम किया है, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग क्या है, उसको लाने की इमरजेंसी क्या है, क्यों लानी पड़ी, ठीक है। हम उसमें इन्वेस्टिगेटर वाले में क्या होता है, वो मॉनिटर्स द क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ पार्टिकुलर ड्रग, इन्वेस्टिगेशन करना, इमरजेंसी क्या है, क्यों जरूरत पड़ी हमें, एफडीआई से ऑथराइज करके हम किसी नए ड्रग को इमरजेंसी सिचुएशन में वो अलाउ करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं उनमें। फिर आ जाता है ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशंस आ जाती हैं, एनिमल फार्माकोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज आ जाती हैं, इसमें प्री क्लिनिकल डाटा इसमें मेंटेन रखा जाता है, असेसमेंट लगती है कि ह्यूमन पे इनिशियल टेस्टिंग क्या रही, एट एंड आपका रिजल्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन, क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स क्या है, वो सब इसमें आ जाता है। इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग में क्या हो जाता है, इसमें क्या है कि भाई
स्पॉन्सर कौन है, एफडीए कैसे लेके चल रही है, क्लिनिकल ट्रायल्स का रिपोर्ट उनके पास होगा कि ह्यूमन पे परफॉर्म किया तो कैसे, क्या रिजल्ट आया, क्या डाटा रहा, कितनी इंफॉर्मेशन, नेसेसरी इंफॉर्मेशन सब उनके अंडर आ जाएगी। अब आ जाते हैं रूल्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन ऑफ परमिशन टू न्यू ड्रग इम्पोर्ट, ये सबसे पहले तो जो हम नए ड्रग लाना उसकी एप्लीकेशन आएंगी, उसमें हो जाता है कि नई ड्रग को इम्पोर्ट किया जाएगा एक्सेप्टेड अंडर न्यू अकॉर्डिंग टू परमिशन ग्रांटेड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी के परमिशन ग्रांट करके ये हम किसी नई ड्रग को इम्पोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद कि भाई जब परमिशन हो गई है तो उसके बाद सबमिट डाटा, डाटा हमने उस पर काम किया जो, वो डाटा हमें सबमिट किया जाएगा लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स पे कि क्या काम किया है, क्या गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, सब रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमने जो भी काम किया उन्हें सबमिट किया, ठीक है। अभी वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई होंगी कि हाँ हम इस नए रॉ मटेरियल पे काम कर सकते हैं, बल्क ड्रग सब्सटेंस को मार्केट में ला सकते हैं। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल टू मैन्युफैक्चर न्यू ड्रग अदर देन न्यू ड्रग क्लासिफिकेबल अंडर शेड्यूल सी और सी। इसमें क्या हो जाता है, कई सारे पॉइंट्स है इसमें, लाइसेंसिंग अथॉरिटी अप्रूव करती है मैन्युफैक्चर सेल के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। परमिशन टू इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर फिक्स डोज कॉम्बिनेशन आ जाते हैं कि मिक्सचर फिक्स डोज जो है हमारे कॉम्बिनेशन टू और मोर ड्रग्स विल बी मेड टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी कंपनी बाय फी ऑफ 50,000। मैंने पहले बताया कि 15,000 तक की फीस होती है क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद, कुछ की 50,000 होती है, कुछ की उससे थोड़ा कम होती है। फिर हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर न्यू ड्रग इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। इसमें क्या हो जाता है, नो क्लिनिकल ट्रायल्स और न्यू ड्रग वेदर फॉर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन और एनी क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट बाय एन इंस्टीट्यूशन शैल बी कंडक्टेड। किसी भी नए ड्रग पे एकदम मिलाएंगे जब तक कि हमारे किसी बड़े इंस्टीट्यूट ने उस पर काम न किया, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है क्या, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट परमिशन। पहले हम फेज 1 में ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स का दिखाएंगे ऑन अ न्यू ड्रग शैल मेड टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी अकम्पनीड बाय फी टू 50,000। उन्हें पे करने के बाद लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, तब वो मान्य होगा। उसके बाद एक्सप्लोरेटरी क्लिनिकल ट्रायल्स फेज सेकंड ऑन अ न्यू ड्रग शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी फेज फर्स्ट ट्रायल। फिर आएगा कंफर्मेटरी क्लिनिकल ट्रायल फेज थर्ड। इसमें क्या है कि जब नए ड्रग पे काम होगा ट्रायल मेड ऑन द बेस उसका डाटा सबमिट होगा फेज सेकंड के अकॉर्डिंग, और उसमें जो नेसेसरी डाटा है फेज फर्स्ट का वो भी इसमें मेंशन किया गया है। अब आ जाते हैं इसमें जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द परमिशन टू इंपोर्ट न्यू ड्रग, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ परमिशन टू इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर फिक्स्ड डोज कंपाउंड। इसकी समरी आ जाएगी कि अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ न्यू ड्रग कैसे अप्रूव हुई, शेड्यूल वाई टेंडर में क्या कहती है, स्पॉन्सर कौन-कौन है। The sponsor must determine the safety of the drug during its preclinical development. Preclinical development के दौरान sponsor determine करेगा safety of drug prior to investigational new drug application. And investigational new drug can be either an investigator. इसमें ये न्यू टर्मिनल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। What are new drugs? What are the different category of filing an investigational new drug application? Different categories क्या है जब हम investigational new drug application को भरते हैं? Give an overview on the drug approval process के overview बताओ। Mandatory information बताओ। Bulk drug किसे कहते हैं? Formulation किसे कहते हैं? ये इसमें से पूछ लिया जाता है। आप इसे रिवाइज करो, मैं फिर से ज्वाइन करूँ।
हेलो यस मैम। ईशा, इसमें से कुछ आपको समझना है? नो मैम। कुछ आपको ये यूनिट 3, 4, 5 जो है आपकी मेरे एंड से हो गई है, आपको कुछ इसमें समझना है, कुछ क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लो उसमें। कुछ भी आपको नहीं, पूछना है तो अभी तो बताइए। अभी कुछ नहीं मैम, अभी तो सब अंडरस्टैंड हुआ। ठीक है, तो फिर हम क्लास क्लोज करें फिर आज। यस मैम। और कुछ समझना है यूनिट से नेक्स्ट करनी है तो बताइए। मैम एक यूनिट कल करेंगे। कल करोगे ना? ठीक है, यस फिर मैम। हम क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है? ओके मैम। ओके जी। थैंक यू मैम। ओके जी।